नो सर कोई। हेलो। जी जी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, कैसे हैं? जी बस बढ़िया सर, आप ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। ओके। ओके फिर शुरू करते हैं सर। जी जी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था और बहुत सारे करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा था, साथ में रिवाइज भी करते गए थे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको बार बार रिवाइज कर रहे थे ताकि वो याद हो जाए। तो नए करंट अफेयर्स को देखने से पहले हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? आप लोगों उसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे उसको, ठीक है? तो ये बताइए कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, या आप इस तरह से बताइए कि भारत के कौन-कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता अभी वर्तमान में लागू है? गोवा और उत्तराखंड। सॉरी, झारखंड नहीं है मैम, आप कंफर्म करें। गोवा और उत्तराखंड बोला सर। उत्तराखंड, ओके सॉरी आवाज नहीं आई, सॉरी सर। ठीक है, और गुजरात में भी जो है लागू होने के लिए वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है, तो उसके अध्यक्ष कौन है बताइए? उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी रंजना देसाई, ठीक है? रंजना देसाई। बिल्कुल, तो रंजना देसाई, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उत्तराखंड और ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। कमेटी की जो हेड है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश रह चुकी हैं रंजना देसाई, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। वक्फ बोर्ड के लिए जो है अभी संशोधन अधिनियम लाया गया था, तो ये किस तारीख को पास हुआ है ये बताइए? तारीख कौन सा है? 5 अप्रैल, ठीक है? 5 अप्रैल 2025 को, ठीक है? और 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया था, 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट किया था। ध्यान रखिएगा कि जो वक्फ बोर्ड है, तो भारत में जो कुल भूमि की स्वामित्व है उसमें तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड है, यानी सबसे ज्यादा भूमि का स्वामित्व सेना के पास है, दूसरे स्थान पर भारतीय रेलवे है और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड है, ठीक है? तो हो सकता है नंबरिंग करने दे दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था नवीनतम प्रतिमाएं, इस साल जो जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं भारत में, तो एक हम लोगों ने शिवाजी की प्रतिमा देखी थी, बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया है शिवाजी का? लद्दाख में, बिल्कुल ठीक है, लद्दाख में, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा था संत त्रिवल्लुर की प्रतिमा, ठीक है? ये किस राज्य में अवस्थित था? तमिलनाडु में थी, बिल्कुल, और बुद्धि की प्रतिमा इसका नाम था। फिर हम लोगों ने देखा था हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है? और फिर हम लोगों ने एक देखा था पोट्टी श्रीरामालू की प्रतिमा, तो ये आंध्र प्रदेश में था लगा हुआ, ठीक है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। फिर हम लोगों ने देखा था संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, तो इसको बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। फिर हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, हिपा का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रख दिया गया है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, इसमें 43rd क्रम का जो साइट था वो चराइदेव मोइरांग आसाम का है। इसके अलावा हम लोगों ने 44th भी देख लिया था, ये मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसको एकदम लेटेस्ट है, ये हाल फिलहाल में दिया गया है, तो ये पूछे जाने की संभावना है, आप इसका नाम याद रखेंगे। 44th क्रम का कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य। फिर हम लोगों ने सी कोहोर्ट के बारे में देखा था, ये पंजाब के मोहाली में शुरू किया गया है। फिर महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए एक समिति की गठन किया गया था, बताइए समिति के अध्यक्ष कौन है? नाम पता है किन्हीं को? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया है, ये भगदड़ जो हुई थी महाकुंभ में उसकी जांच करेगा, ठीक है? महाकुंभ जो है 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चला था, 45 दिनों का ये आयोजन था। भारत में 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है?
फिर हम लोगों ने देखा था 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है आयकर विधेयक की जांच के लिए, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा के सांसद बैजंत पांडा। इसके बाद हम लोगों ने देखा है एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति गठित की गई थी। ये नीति आयोग के एक सदस्य थे वीके पॉल, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, तो वीके पॉल का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये नीति आयोग के सदस्य हैं और एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए इस समिति को गठित किया गया है। फिर एक समिति हम लोगों ने देखा था कुरियन जोसेफ समिति, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित की गई है और इसका काम क्या है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। नाम क्या है इसका, कुरियन जोसेफ समिति। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा था वेटलैंड शहर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड शहर का दर्जा दिया गया है भारत के 2 शहरों को, मध्य प्रदेश का इंदौर है और राजस्थान का उदयपुर है। ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे। बताइए 44th क्रम का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसको दिया गया है? 44वें मराठा सैन्य परिदृश्य। बिल्कुल, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। फिर लाउड स्पीकर और संविधान से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको मुंबई हाई कोर्ट जो है उसने रिवाइज किया है, तो ये हम लोग देखे थे। ध्यान रखिएगा कि ये जो लाउड स्पीकर का प्रयोग है वो ना तो अनुच्छेद 19 के तहत ना अनुच्छेद 25 के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या है और 25 क्या है, कोई बता सकते हैं? सर आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का, उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक वो है ABCDG, और फिर 19(2) स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध की बात करता है। और आर्टिकल 25 हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है उसके मानने की बात करता है। ओके, तो ये जो लाउड स्पीकर का उपयोग है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी भी प्रकार से जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही ये धर्म से जुड़ा हुआ अधिकार है। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा था अदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, अदवी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर बीजापुर कर दिया गया है। ये भारतीय सेना की तरफ से जो है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हो सकता है पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ऐसा सेना वगैरह से संबंधित जो न्यूज रहता है कई बार ऐसा देखा गया है कि BPSC में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो फोर्ट विलियम्स था जो कि भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय था, उसका नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। और उसी के अंतर्गत एक किचनर हाउस हुआ करता था, उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। मानेकशॉ पता है कौन थे? मानेकशॉ, सेम मानेकशॉ 1971 के जो हमारे सेना प्रमुख कह रही, गलत कह रही, वो पद का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो थे। सर आप वो रिकॉल करवा दीजिए पद नाम उनका। मार्शल, फील्ड मार्शल। ठीक है, ओके। फिर हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की बात चल रही है। फिर एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ठीक है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, मंत्री हैं हमारे संबंधित विभाग से, उनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। फिर ये राजस्थान का एक झील है, उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में ये भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बजट 2025-26 में बात की गई थी और इसको स्थापित किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारे, इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा, एक है प्रयागराज। देखिए ये पूछा नहीं जाएगा आपको, UPPCS जो है उन सब में ये सब पूछा जा सकता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 नए गलियारे बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम बदल दिया गया था, बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा 39 संस्करण हुआ था आहार 2025 सम्मेलन का, ये अपेडा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। त्रिभुवन दास पटेल जो सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं, उनके नाम पर जो है ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदल के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय चाय बोर्ड की तरफ से एक न्यूज है, तो
भारत जो है चाय निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले नंबर पर केन्या है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पर श्रीलंका है। फिर हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर मिशन। ध्यान रखिएगा, भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक 100 गीगावाट ऊर्जा जो है वो परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करना है। तो लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। कितना है? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। चलिए, नक्सल मुक्त भारत। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, मार्च 2026। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ये न्यू पंबन ब्रिज है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, तो ये जो नया आंकड़ा आया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके तहत भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया है? सर 2.2 नहीं, 2 है, बिल्कुल है ना। भारत के हिसाब से 2 हो गया है और यूएन के हिसाब से 1.9 है। बिल्कुल है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नया रिपोर्ट आया उसके तहत 2.0 है। ठीक है, अगला हम लोग देखे थे राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय की तय समय सीमा। बताइए कितने समय में राष्ट्रपति को निर्णय लेना है? 3 महीने सर। 3 महीना। ओके, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, ये बताइए बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर जो वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है, ये भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, 58 क्रम का टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है, कौन सा है बताइए? मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसका। बिल्कुल, माधव। ओके, 107 नंबर का नेशनल पार्क अभी हाल ही में उसको दर्जा दिया गया है, बताइए कौन सा है? उड़ीसा का है ये, सिमलीपाल, है ना। देखिए ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ साथ में ये सब करंट अफेयर्स कराते कराते जो भी चर्चा का विषय रहेगा उसको साथ में हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक ही तरीका है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, बार आप रिवाइज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में चला जाएगा और एग्जाम हॉल में जब आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिकॉल होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट में यही अंतर है। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, उसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, फैक्ट याद करना होता है, कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है। ज्योग्राफी वगैरह में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स में क्या है कि आप इन चीजों को जितनी बार आप अपने दिमाग में घुमा चुके होंगे, ठीक है, वो उतना आसानी से वहां पे याद आएगा। ठीक, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस बार बार इसको अपनी नजर के सामने से गुजारते जाइए। ठीक है, और वो याद होता चला जाएगा। अगला है देखिए SC वर्गीकरण अधिनियम। ठीक है, तो ये बताइए कि जो SC वर्गीकरण अधिनियम लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप उस जजमेंट का नाम बताइए, फिर आप ये भी बताइए कि पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। ठीक है, देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो हाल में जो मामला आया है उसने सुप्रीम कोर्ट के पुराने किस मामले को पलट दिया था? चिन्मैया कोई केस था सर 2004-5 का। हाँ, चिन्मैया मामला था, बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा ये बताइए कि ये जो SC ST वर्गीकरण किया जा रहा है, तो भारत का पहला कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में ऐसा कर रहा है? तेलंगाना है। और दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो देखिए एक न्यूज के साथ हम लोगों ने इसका इतिहास वगैरह सब रिवाइज कर लिया है। सर ये जैसे कि यहाँ पे फिर ये जैसे कि मान लीजिए OBC या EWS का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो फिर यहाँ पे भी प्रोसेस बदलेगा। पहले ये होता SC ST के लिए होता था कि वो एक ही बार बनाते थे, तो अब क्रीमी लेयर तो हाँ वो होगा, लेकिन ये अभी देखिए राज्य सरकार कर रहा है ना। तो आप बताइए कि जो सेंट्रल लेवल पे सिर्फ OBC होता है, लेकिन बिहार में BC और EBC दोनों है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो मैं राज्य स्तर पे वो क्रीमी लेयर वाला चीजें तो प्रोटोकॉल के तौर पे, मतलब प्रोटोकॉल कह रही, मॉडल के तौर पे मतलब राज्य सरकार भी फिर उसी चीज को लेंगी ना एज ए क्रीमी लेयर अपने मतलब इसमें क्रीमी लेयर नहीं है ना, सब क्लासिफिकेशन जाता है कैसे है ना जी। अभी उसके लिए क्रीमी लेयर नहीं स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी तो पहले जो है जांच किया जाएगा कि कौन सी जाति जो है उसका उत्थान हुआ है, कौन निचले तबके पे है, ठीक है, किसका उत्थान नहीं हो पाया, उसके बाद जो है इसको सब कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये मामला कौन सा है? देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला, और बदला गया था कौन सा था? EV चन्नैया मामला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? चेनाब नदी पे।
मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? मोतिहारी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोतिहारी में, ठीक है। और ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बिंझिनजाम बताइए किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल। जी, ठीक है, ये केरल में स्थापित किया गया है। ओके, अगला हम लोगों ने ऊर्जा संचरण उद्यान देखा था, बाबूजी वनम, ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। फिर जीनोम संपादित किस्म कमला और पूसा, तो ध्यान रखिएगा ये कमला और पूसा क्या है, किस चीज का किस्म है ये? चावल का है, धान का। ओके। फिर WHO की आयु अनुकूल शहर की मान्यता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोझिकोड जो है ये इसको ये मान्यता दिया गया है, ठीक है। सर इसमें भारत के 2 शहर थे ना? जी हाँ, एक और कोची था, लास्ट डे जो है ये बताया गया था आपको। तो पहला कोची और दूसरा कोझिकोड है। भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की तटरेखा जो है वो 7,516 किलोमीटर की है। तो हाल में जो नया रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये जो तटरेखा है उसकी लंबाई बढ़ गई है और बढ़कर ये 11,098 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। अब आपको ये नया आंकड़ा ध्यान रखना होगा। ये बताइए क्या है द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामकर निघंटु? ये पांडुलिपियां हैं, ठीक है। और ये पांडुलिपियां किस चीज से जुड़ी हुई हैं? तो आयुर्वेदिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने लास्ट डे देख लिया था। अब हम लोग नए करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला न्यूज क्या है? पहला है 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर। तो ध्यान रखिएगा कि अभी क्या हुआ है, भारत में पहले 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर का जो है चिप पहले से बनता रहा था, और पहली बार जो है 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है। वो भी भारत में 2 जगह पर स्थापित किया गया है, एक नोएडा में और दूसरा बेंगलुरु में, ठीक है, नोएडा में और बेंगलुरु में। तो ये कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो नाम है रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला डिजाइन सेंटर है जो अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का काम करेगा। पहले 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर पर काम चल रहा है, मतलब पहले से जो है 7 और 5 पे काम चल रहा है। 3 नैनोमीटर वाला ये पहला सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नोएडा में और बेंगलुरु में। कंपनी कौन सी है? रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए, अश्वनी वैष्णव के बारे में आया, बताइए कौन से मंत्रालय में मंत्री हैं वो? अश्वनी वैष्णव रेलवे और IT, रेलवे और इंफॉर्मेशन सूचना मंत्रालय, बिल्कुल, सूचना मंत्रालय जो है इनके पास है। फिर हम लोग सागर भवन को देखते हैं, और सागर भवन और ध्रुवीय भवन, तो ये क्या है? ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में भारत में अपनी तरह की 2 पहली तथा विश्व में बहुत कम सुविधाओं में से एक सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सागर भवन और ध्रुवीय भवन कहाँ पे है? तो किस राज्य में स्थापित हुआ है ये? गोवा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। गोवा के बताइए मुख्यमंत्री कौन है अभी? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत, बिल्कुल। अगला न्यूज है भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई। तो भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? आयुर्वेद दिवस 2023, ये पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 23 सितंबर, ठीक है। पहले जो है आयुर्वेद दिवस जो है वो हर वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता था, ठीक है। तो अब इसके लिए 23 सितंबर का दिन निर्धारित कर दिया गया। अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं बताइए? 14 जनवरी। 9 जनवरी, बिल्कुल। और ये इस साल कहाँ पे बनाया गया है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, बहुत अच्छा। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस, विवेकानंद जयंती, बिल्कुल, युवा दिवस है। चलिए, अगला न्यूज है एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश। तो ये कंपनी है रीन्यू पावर। रीन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथलपल्ले गांव में देश के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है, ठीक है। एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स तो सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा।
ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछे जाने की संभावना है ये, एकदम ध्यान रखिएगा। जिस पे मैं बोलता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप एकदम प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? वहीं याद कर लीजिएगा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य है मिज़ोरम, ठीक है? तो भारत का जो है राज्य मिज़ोरम, वो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा है, किन्हीं को पता है क्या? सेकंड राज्य कौन सा है? गोवा, गोवा गोवा तीसरा राज्य? त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रिपुरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला राज्य मिजोरम है, दूसरा राज्य त्रिपुरा है, सॉरी गोवा है, और तीसरा राज्य त्रिपुरा है। और एक यूनियन टेरिटरी भी है जो पूर्ण लद्दाख। कार्यात्मक, लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा कि मिजोरम से भी पहले जो है लद्दाख सबसे पहले पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित हुआ था, ठीक है। उसके बाद राज्यों में पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे पे गोवा और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? मानिक शाह मानिक सॉ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, हेरिटेज नेटवर्क, ये क्या है समझते हैं। तो ये आईआईटी कलिकट है, सॉरी एनआईटी कलिकट होगा यहाँ पे। तो क्या न्यूज़ है ये समझिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट हेरिटेज नेटवर्क में शामिल हुआ है, जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो भारत और यूरोप के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी कलिकट को जो है हेरिटेज नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत और यूरोप के बीच में। ओएनजीसी तेल और गैस की खोज, तो कहाँ पे खोजा गया है? मुंबई का जो तटीय बेसिन है वहाँ पे ओएनजीसी ने तेल और गैस की खोज की है, ठीक है। तो वहाँ पे सूर्यमणि और वज्रमणि नाम का जो है 2 साइट खोजा गया है, सूर्यमणि और वज्रमणि। कहाँ पे? तो मुंबई बेसिन के आसपास, ठीक है। मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे ओएनजीसी के द्वारा। अच्छा ये बताइए, ओएनजीसी के नाम से मुझे याद आ रहा है, अभी महारत्ना का दर्जा दिया गया है, तो 14वां महारत्ना कंपनी कौन सी बनी है? इंडियन ऑयल HAL के बारे में सुने होंगे आप लोग। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL बनी थी, ठीक है। नवरत्ना कौन कौन सी बनी थी बताइए? लेटेस्ट नवरत्ना किसी को पता है तो बताइए। IRCTC याद है? IRCTC, जी जी जी, इसकी है ना? 2 विंग्स। बिल्कुल, IRCTC, और इसके साथ एक और कंपनी है, ठीक है, वो भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको है नवरत्ना का दर्जा मिला है। और महारत्ना हाल में HAL को मिला है। HAL का फुल फॉर्म बताइए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बहुत बढ़िया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, बताइए कलादान जो है ये म्यांमार, पोर्ट कहाँ पे? म्यांमार, म्यांमार टू थाईलैंड तक सर। बिल्कुल, तो कलादान आपको तो आइडिया है ही कलादान क्या है। तो उससे संपर्क स्थापित करने के लिए जो है रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मेघालय के शिलोंग से लेकर असम के सिलचर तक जो है एक 4 लेन का जो है ना हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्या हुआ कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके, ठीक है। अगला है पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय स्पेस कंपनी है एयरबस, उन दोनों ने मिलकर जो है भारत में हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो कौन सी 2 कंपनी मिली है? टाटा और यूरोपीय स्पेस कंपनी है एयरबस। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है जी, ये दोनों कंपनी मिलकर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी, ठीक है। और कहाँ पे? तो ये बेंगलुरु के पास वेमगल में, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टाटा और एयरबस। आई गॉट कर्मयोगी, पता है क्या मिशन कर्मयोगी क्या था? किस चीज से संबंधित है मिशन कर्मयोगी? प्रशिक्षित करने के लिए, बिल्कुल, उसकी ट्रेनिंग के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो अभी हाल ही में जो है न्यूज़ क्या है, उसमें 1 करोड़ पंजीकृत सिविल सेवक पार कर गए हैं, ठीक है। यानी उस पे 1 करोड़ से अधिक सिविल सेवक जो है पंजीकृत हुए हैं। तो यही न्यूज़ है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी। अगला है, ये देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त गोवा। तो पहला राज्य था मिजोरम, दूसरा राज्य था गोवा और तीसरा राज्य था त्रिपुरा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इसको आपको आइडिया होगा ही। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज अभी हम लोगों ने देखा था, ये कहाँ पे था? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये हाइट भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जहां कहीं भी न्यूज आर्टिकल पढ़ा है, चाहे हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में या किसी हिंदी न्यूज़पेपर में भी, तो उसमें खास करके इसकी हाइट का जो है चर्चा मिलता है, ठीक है।
तो आप उसके हाइट को जरूर ध्यान रखिएगा। 359 मीटर, 359। तो कई बार जब इन चीजों का बारीकी से न्यूज़पेपर में या पीआईबी वगैरह में दर्शाया जाता है तो चांसेस होते हैं कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 359 आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है आपको एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इसका भाषण दे रहे होंगे तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया होगा कि ये पुल जो है वो 35 मीटर ऊंचा है। तो हो सकता है इसीलिए सभी एडिटोरियल्स में इस चीज का चर्चा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग भी इसको याद रखेंगे। 359 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नदी कौन सा है? चिनाब नदी है। कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है। किस तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है? 6 जून को, ठीक है। पर्यावरण दिवस के एक दिन बाद यानी 6 जून को इसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके अलावा मोदी जी ने कटरा से लेकर श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ एक साथ न्यूज में आया हुआ था। हो सकता है इसमें से आपको कुछ पूछा जाए, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखते हैं कोटपा संशोधन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यह पूछ सकता है कि ये संशोधन अधिनियम जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक राज्य से है। इसमें होगा क्या? तो कर्नाटक राज्य ने एक ऐसा अधिनियम, ऐसा विधेयक पास किया है जिससे सिगरेट और तंबाकू खरीदने का जो उम्र है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 जो है ये किस राज्य में लाया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक राज्य में लाया गया है, ठीक है। इसमें तंबाकू और सिगरेट खरीदने की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी। लद्दाख की 5 भाषाओं को अधिकारिता। तो ध्यान रखेंगे 5 भाषा कौन से हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। ये तीनों तो आपको ध्यान रहेगा ही। चौथा और 5वां याद रखिएगा भोटी और पुर्गी। तो भोटी और पुर्गी इन 5 भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा बनाया गया है, ठीक है। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, लद्दाख में जो है, अच्छा पहले आप ये बताइए कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 का लल्ले और कोटा। लद्दाख में जो है 2 जिले हैं लेकिन उसको 5 करने का प्लान है, ठीक है। और लास्ट ईयर से ही ऐसा न्यूज आ रहा था कि 5 जिले बिल्कुल, हाँ। तो वही तो बढ़ गया ना। तो वही आप याद रखिएगा कि लद्दाख के जो नए जिले हैं ना आप उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन का नाम आप लोग पहले सुन चुके होंगे। ये कंपनी थी जो राफेल विमान बनाई थी, ठीक है। तो राफेल एविएशन, डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज, ठीक है। इसमें क्या हुआ ये समझिए। कंपनी है डसॉल्ट एविएशन और टाटा तो आपको पता ही है। तो ये दोनों मिलकर हैदराबाद में राफेल फाइटर फ्यूजलेज बनाएगी, ठीक है। तो राफेल का जो है एक पार्ट है उसका निर्माण करेगी। तो डसॉल्ट एविएशन के साथ कौन सी कंपनी जुड़ी है? टाटा जुड़ी है। कहाँ पे बनाएगी? तो हैदराबाद में, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने एक और पढ़ा था, टाटा के साथ कौन सी कंपनी जुड़ी थी? एयरबस। और वो दोनों मिलकर बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर लाइन सर्विस स्थापित करने वाली थी। और यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है डसॉल्ट एविएशन और टाटा ये दोनों मिलकर राफेल के लिए जो उसके पार्ट्स बनाएगी। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला है राजा सुहेल देव के स्मारक, उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए इसकी इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो ये बहराइच के राजा थे सुहेल देव, उत्तर प्रदेश के। और इनकी मूर्ति जो है वो मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा तैयार की गई है। ये आप लोग नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, क्योंकि ये जो राम सुतार हैं काफी प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए ये नाम बताया जा रहा है। बाकी बस ये याद रखिएगा कि बहराइच के महाराज सुहेल देव का स्मारक जो है उसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला न्यूज क्या है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। तो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? नई मतलब दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है ये समझिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना शुरू की है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? दिल्ली में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, भारत का पहला है इसलिए पूछा जा सकता है। दिल्ली में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला न्यूज देखते हैं आईएनएस गुलदार। ये क्या है? तो आईएनएस गुलदार जो है, आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो मुंबई में होगा ये, ठीक है।
ध्यान रखिएगा इसको। आईएनएस गुलदार क्या है? ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ बनाने की परियोजना सिंधु दुर्ग में शुरू हुई है। महाराष्ट्र यहाँ दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। आईएनएस गुलदार ये नाम याद रखिएगा। ये स्किप कर सकते हैं ये न्यूज। इसमें बस यही था कि बेंगलुरु भारत का एक ऐसा शहर है जिसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे तेंदुए हैं, ठीक है बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि एक विमान थी, ठीक है, जिसका नाम था बोइंग ड्रीम लाइनर 787, ठीक है, बोइंग ड्रीम लाइनर 787, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बोइंग ड्रीम लाइनर 787 ये भारत से लंदन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब ये उड़ान भरता है तो 2-4 मिनट के अंतर्गत ही जो है इसको दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ये, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुल 242 सवारी जा रहे थे लंदन और उसमें से सिर्फ एक ही सवारी बचा है, बाकी सभी की मृत्यु हो गई। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, विमान का नाम ये पूछा जा सकता है, बोइंग ड्रीम लाइनर, ठीक है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उनका भी देहांत हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स में जो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय चर्चा में जो भी करंट अफेयर्स रहे उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उससे पहले मैं फिर आपको इन चीजों को रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं अभी आगे कुछ और करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए, कुछ पॉपुलर करंट अफेयर्स को देखते हैं जो चर्चा में बना ही रहता है, आप लोगों को इसका आइडिया भी होगा, तो इसको क्विकली रिवाइज करते हुए चलेंगे तेजी से। चलिए यहां से देखते हैं, कुछ जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो मैंने गौर किया है कि ये काफी चर्चा में रहता है और हर मैगजीन में इसको छापा जाता है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा पूछा नहीं गया है, ठीक है। जीआई टैग जहां तक अगर कोई जीआई टैग बिहार से संबंधित है तब तो वो पूछा जाता है, लेकिन ऐसे भारत में कोई जीआई टैग दिया जाता है तो उसको पूछे जाने की कम ही संभावना रहती है, खास करके बीपीएससी में। फिर भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग दिए गए इस बार। जैसे देखिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे गोवा का एक जीआई टैग है ओजी फैनी, ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना है और ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ओजी फैनी को जीआई टैग दिया गया है और ये गोवा से संबंधित है, ये गोवा में पाई जाने वाली एक पारंपरिक शराब है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, शहनाई, तबला, मसालेदार भरवा मिर्च, इन सबको जीआई टैग दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश वाराणसी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक देखिए वर्जिन नारियल तेल है, ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्जिन नारियल तेल कहाँ से संबंधित है? अंडमान निकोबार से, ठीक है। फिर केर सांगरी है, ये राजस्थान से संबंधित है, तो इसको भी भौगोलिक संकेतक मिला है। अच्छा ये बताइए, भारत का पहला कौन सा उत्पाद था जिसको जीआई टैग दिया गया था? दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग की चाय को ठीक है। बिहार के कुल कितने उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है? आपने मेंशन कर दिया 13। बिल्कुल, देखिए मैं जानबूझ के कर देता हूँ कि क्या होता है, कई बार हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा लेकिन शायद मिस कर रहे होंगे, तो मेरा पर्पस यहाँ आपको रिवाइज कराना भी है ना। ध्यान रखिएगा, 13 उत्पादों को दिया गया, कहाँ कहाँ और कौन कौन सा है ये भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप बताएं। जैसे देखिए, हम लोग पश्चिम चंपारण से देखते हैं, तो पश्चिम चंपारण का कौन सा उत्पाद है बताइए? मरचा चावल। मरचा चावल है, ठीक है, उसको हाल फिलहाल में दिया गया था। फिर दरभंगा की तरफ आते हैं, मधुबनी के क्षेत्र में, तो मखाना को दिया गया था, मखाना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर में देखते हैं, मुजफ्फरपुर में बताइए? शाही लीची, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भागलपुर के बहुत सारे उत्पादों को दिया गया है। जर्दालू आम है, सिल्क को दिया गया है जी, ठीक है। उसके अलावा देखिए नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो मगही पान आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सिलवासा खाजा देखा होगा आप लोगों ने, है ना। सिलाव का खाजा सर, सिलवासा नहीं। सिलाव का खाजा भी है सर। हाँ, ओके, ठीक है, सिलाव खाजा, ठीक है। तो ये सब था। इसके अलावा अन्य भी और भी 2-3 हैं। मैं जब बिहार सिक्की आर्ट है सर, बिल्कुल है ना, सिक्की आर्ट भी है। तो बिहार का जब हम लोग क्लास देखेंगे आगे, तो उसमें अच्छे से मैं आपको मैप के जरिए इन चीजों को याद करा दूंगा वहीं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज, महाकुंभ 2025। इससे पूछा जा सकता है सवाल। महाकुंभ के बारे में सबसे पहले ये समझिए कि भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। 4 स्थान पे कौन कौन सा है? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा नदी देख लेते हैं। तो प्रयागराज में जो होती है महाकुंभ, किस नदी के तट पर होती है? गंगा और यमुना सरस्वती के संगम पे। ठीक है, हरिद्वार किस नदी पे होता है बताइए? हरिद्वार में गंगा, गंगा नदी पे। नासिक में गोदावरी, गोदावरी, और उज्जैन में शिप्रा, क्षिप्रा नदी पे। ठीक है, तो ये 4 नदी हो गया। हो सकता है आपको मिलान करने दे दे इस बार। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अभी जो प्रयागराज में हुआ है, ठीक है, तो क्या अगला महाकुंभ जो हरिद्वार में होगा वो क्या 12 साल के बाद होगा? 3 years। बिल्कुल 3 साल पे होगा। ठीक है, प्रयागराज में जो वापस होगा वो 12 साल के बाद होगा, लेकिन अगला जो महाकुंभ हो या अगला जो कुंभ होगा, चाहे वो हरिद्वार में हो, नासिक में, उज्जैन में हो, वो हर 3-3 साल पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शुरू कब हुआ था? पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी, और समाप्त कब हुआ था? 26 फरवरी। ठीक है, शिवरात्रि के दिन। ये कुल 45 दिनों का आयोजन था। इसमें देखिए कुछ शाही स्नान जो थे उनका आयोजन किया गया था, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज देखिए हमको याद आ रहा है, शाही स्नान का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, शाही स्नान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जो थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ और नाम दिया था। किसी को आइडिया है क्या नाम दिया गया था? शाही स्नान का नाम क्या रखे थे वो? राजयोगी स्नान। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखा है सर यहाँ पे राजयोगी सर स्नान। उन्होंने मतलब इलाहाबाद के 4 जिले अच्छा, को बना के राजयोगी स्थान। ओके, राजयोगी, मतलब 4 कुंभ डिस्ट्रिक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए महाकुंभ के अवसर पर आकाशवाणी के द्वारा एक कुंभवाणी चैनल का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इससे पहले भी जब वहां पे अर्धकुंभ लगाया गया था प्रयागराज में, तो आकाशवाणी के द्वारा एक स्पेशल चैनल इसके लिए स्थापित किया गया था। तो उसकी इतनी ज्यादा परिचर्चा हुई थी, इतना ज्यादा वो फेमस हो गया था, इस बार फिर से जो है आकाशवाणी के द्वारा कुंभवाणी नामक चैनल बनाया गया है। ठीक है, ये FM 10.5 मेगाहर्ट्ज पे सुनाई देता था। उसके अलावा देखिए अगला न्यूज है गणतंत्र दिवस 2025। तो गणतंत्र दिवस जो है ये भारत का 76वां गणतंत्र दिवस था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोव सुबियांतो जो थे मुख्य अतिथि थे। 2024 में जो हुआ था 75वां गणतंत्र दिवस, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे बताइए? फ्रांस के थे, मिस्र के थे, नाम नहीं याद आ रहा। फ्रांस के थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सबसे सर्वाधिक बार अतिथि के रूप में आने वाला देश कौन सा है? भूटान नहीं, फ्रांस ही है। ठीक है, फ्रांस जो है वो 6 बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड के बारे में। तो इस बार झांकी का विषय क्या था? किसी को पता है क्या विषय? देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 की झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक है, और इसका थीम क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, और मंत्रालय की बात करें तो पहले नंबर पर जनजातीय मंत्रालय रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस साल IMD की यानी मौसम विज्ञान विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका 150 वर्ष पूरा हुआ था। तो गणतंत्र दिवस का जो परेड हो रहा था उसमें IMD का जो है अपना झांकी भी प्रदर्शित किया गया था। और इसके ओकेजन पर IMD के 150 साल पूर्णे के ओकेजन पे जो है एक स्पेशल वित्त मंत्रालय के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। अब याद करें आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक बार BPSC के द्वारा ऐसा सवाल पूछा भी जा चुका है। पूछा गया था कि वो जो ग्वालियर की रानी थी सिंधिया, उनका शायद 75वां या ऐसा कुछ था, तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था, ऐसा पूछा गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इस साल जो है वहां की मालवा की जो रानी थी, नाम बताइए, रानी कौन थी? अहिल्याबाई होलकर। उनका 300वां जन्म दिवस था। ठीक है, 300। तो उसके उपलक्ष्य में भी बहुत सारा कार्यक्रम चलाया गया है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसमें हिस्सा लिया था और इसके उपलक्ष्य में 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 300 रुपये का स्मारक सिक्का अहिल्याबाई होलकर के उपलक्ष्य में जारी किया गया। अभी आपको आगे मिलेगा भी। ठीक है, उसको देखेंगे।
तो हम लोगों ने क्या देखा, 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति प्रणब सुबियांतो। ठीक है, थीम हम लोगों ने देखा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। और मंत्रालय की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय में जनजातीय मामले के मंत्रालय को मिला है। आप ये बताइए कि अभी जो है वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है अभी? अर्जुन मुंडा। मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ। और उधर है उड़ीसा के हैं, बताइए आइडिया है क्या किसी को? अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, मंत्रालय भी चेक करेंगे। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, मैं मिस कर रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, महारत्ना की अभी हम लोग बात किए थे, आ गया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसको 14वां महारत्ना का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा नवरत्ना की बात करेंगे तो इसमें देखिए आपको IRCTC दिख रहा होगा। ठीक है, ये 25वां कंपनी है। और IRFC है, इसको भी नवरत्ना का दर्जा दिया गया है, ये 26वां है। ठीक है, तो IRCTC और IRFC इसका नाम याद रखिएगा। और महारत्ना में HAL का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। चलिए, स्पेस डॉकिंग मिशन। और यहीं पर जो है हम लोग स्पेस से जुड़े हुए जो भी विभिन्न न्यूज आए हैं उसको कवर करते हैं। पहला स्पेस डॉकिंग मिशन, ये समझिए क्या होता है, अंतरिक्ष में अलग अलग दो पिंडों को उसको एक साथ जोड़ना और फिर इसको दोनों को अलग करना, इसको डॉकिंग और अनडॉकिंग कहते हैं। तो 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, जिसका नाम स्पेडेक्स मिशन रखा गया था, उसको PSLV C60 से लॉन्च किया गया। किससे? PSLV C60 से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग यान जो है वहां पे जोड़े गए थे और फिर उसको अलग किया गया था। एक का नाम था STX-01 चेजर और दूसरे का नाम था STX-02 टारगेट। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मिशन का नाम क्या है? स्पेडेक्स मिशन नाम है। किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C60 से। ठीक है, इसके साथ दो छोटे छोटे यान गए थे, SDX-01 जिसको चेजर कहा गया और SDX-02 जिसको टारगेट कहा गया। इसके अलावा देखिए, इसरो ने अपना 100वां मिशन भी सफलतापूर्वक हासिल किया है। ठीक है, अब ये कब हुआ? तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है और इसमें NVS-02 उपग्रह गया है जो GSLV F-15 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ठीक है, GSLV F-15 से गया है। वहीं स्पेडेक्स की बात करें तो ये PSLV C60 से गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या न्यूज है। अगला न्यूज है PSLV C61। अब ये मिशन जो गया था ये पूरा नहीं हो सका, अपने तीसरे चरण के दौरान इसमें कुछ समस्या आ गई थी और ये खराब हो गया। तो इसको देखते हैं क्या है। इसरो जो है 18 मई को PSLV C61 से EOS-09 लॉन्च किया था। EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 ये गया था। ठीक है, लेकिन यह मिशन पूरा नहीं हो सका क्योंकि तीसरे चरण के दौरान इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। इससे पहले कौन थे बताइए? एस सोमनाथ। बिल्कुल, और अभी वर्तमान में है डॉक्टर वी नारायणन। चलिए यहाँ पे कुछ नई नियुक्तियों को देख लेते हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग बदले गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बताइए तो 52वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? गवई जी। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। गवई क्या? BR गवई। ठीक है, BR गवई। ओके, अब देखिए 52वां जरूर याद रखिएगा। 50 भी ध्यान रखिएगा। 50वें क्रम के कौन थे? क्योंकि अभी देखिए DY चंद्रचूड़। हाँ, DY चंद्रचूड़। अभी देखिए बार बार जल्दी बदला गया है, तो हो सकता है 52वां ना पूछा जाए आपसे, 51वां पूछ दे। ठीक है, तो 52वां तो BR गवई याद ही है, आप 51वां भी याद रखिएगा। 51वां कौन था? संजय खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है, 51 संजीव खन्ना थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो BR गवई बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दलित भी हैं और भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस सेकंड SC है। बिल्कुल, सेकंड है, दूसरे दलित हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनके पिताजी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके थे। ठीक है, चलिए हाँ, अच्छा हम लोग और भी देख लेते हैं साथ में। हम लोगों ने चीफ जस्टिस देखा, अब चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार, उनका नाम याद रखिएगा। चलिए हम लोग सेना अध्यक्षों की बात करते हैं। तो पहले CDS कौन है अभी वर्तमान में, ये बताइए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष बताइए।
अमरप्रीत सिंह, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना अध्यक्ष कौन है जल सेना के? त्रिपाठी जी। हाँ, डीके त्रिपाठी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए आप लोगों को कुछ को तो याद है, जिनको नहीं याद है वो आप भरोसा रखिए हमारे साथ, आप रेगुलर क्लास करेंगे वो आपको एग्जाम तक जाते जाते आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप उसको बार बार सुनते रहें, है ना। जब क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा उस पर जोर डाल के याद करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला हम लोग एक और देख लेते हैं साथ में। अभी हाल में और कौन से बदले गए हैं? आईबी के प्रमुख कौन है बताइए? इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन डेका, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे और देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला एक इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। खेल 38वां राष्ट्रीय खेल है ना, इसको देखने से पहले हम लोग युवा वाला देखेंगे, ठीक है, जो बिहार में आयोजन हुआ है। इसलिए मैं खेल को अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम उसके फैक्ट्स को जब अच्छे से याद कर लेंगे उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय खेल और फिर बाकी अन्य जो प्रकार के खेल होते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबको स्किप करते हैं, आईपीएल वगैरह देख लेते हैं। आईपीएल में ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को ध्यान होगा, ये 18वां संस्करण था। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजय हुई है, ठीक है। उसके अलावा इसमें उप विजेता पंजाब किंग्स रहा है। इसमें जो है कुछ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा रन बनाता है एक आईपीएल संस्करण में उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, ठीक है। और इस बार ऑरेंज कैप जो है वो साई सुदर्शन को दिया गया था, ठीक है। फिर पर्पल कैप होता है, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो इस बार ये जो है प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी के बारे में, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा था और इनके साथ जो है एक रिकॉर्ड जुड़ गया। ये रिकॉर्ड क्या है? तो इन्होंने सबसे कम उम्र में 14 साल 32 दिन की उम्र में ही जो है सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो बिहार राज्य से। बिहार में किस जिले से जुड़े हुए हैं बताइए, किसी को जिला पता है तो? समस्तीपुर से हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए तो हम लोगों ने आईपीएल देखा, अब डब्ल्यूपीएल विमेंस प्रीमियर लीग देखते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग का यह तीसरा संस्करण था। तो इस बार विजेता कौन रही है? मुंबई इंडियंस रही है। उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल्स रहा है उप विजेता, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी, तो ये नेट साइबर ब्रंट रही है। और पर्पल कैप जो है वो अमेलिया केल को मिला है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आईपीएल और डब्ल्यूपीएल देखा। इसके अलावा देखिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक और आयोजन हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। और इसमें भारत विजयी रहा है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस बार? आयोजन का देश कहाँ पे? नहीं, सिर्फ अबू धाबी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान था। पाकिस्तान में हुआ था फाइनल अबू धाबी में, ऑर्गेनाइजर तो पाकिस्तान में हुआ। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर जो था वो पाकिस्तान था। क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जा सकता था, इसलिए आईसीसी के द्वारा भारत के जितने भी मैच थे उसको कहाँ कराना पड़ा? वो दुबई में कराना पड़ा, ठीक है। और चूंकि भारत फाइनल में चला गया इसलिए फाइनल भी यहीं पे हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत विजय रहा। रनर अप कौन रहा था बताइए? फाइनल में दूसरी टीम कौन सी? न्यूजीलैंड। बहुत बढ़िया। तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ इस साल का कुछ करंट था। और भी हम लोग जब खेल का न्यूज देखेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आ गया, पैरा गेम आ गया। हम लोग देखेंगे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अगर भारत सरकार की योजनाओं को या उसके प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि हाल के 2-3 वर्षों में बिहार सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास किया है, ठीक है। जैसे बहुत सारी योजना थी, मेडल लाओ नौकरी पाओ, है ना। इसके अलावा बहुत सारा स्कॉलरशिप था, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स के लिए अलग था, स्टेट लेवल प्लेयर्स के लिए अलग है, नेशनल के लिए अलग है, ओलंपिक के लिए अलग है, ठीक है। तो ये प्रयास है। इसके अलावा आप गौर करेंगे कि अभी जिलों में और स्कूल जो है सरकारी विद्यालय उसमें भी खेल से संबंधित जो है अलग अलग प्रतियोगिताएं बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं। तो बिहार सरकार जो अभी खेल को फोकस में लिए हुए है, ठीक है। इसके अलावा और ध्यान देंगे आप तो बिहार में जो है खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है ना, राजगीर में। वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके अलावा अभी लास्ट ईयर ही एशिया का जो हॉकी का
होता है चैंपियनशिप, वो भी आयोजित कराया गया था राजगीर में। तो खेल जो है ना उससे बहुत ज्यादा बिहार सरकार उस पर ध्यान दे रही है। खेल के लिए अलग से एक विभाग भी बनाया गया है, हाल ही एकदम नया विभाग जो बना है वो खेल विभाग ही बना है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट मंत्री बनाए गए, पहले ये युवा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, लेकिन अब हाल में जो है इसको अलग से खेल मंत्रालय सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग खेल से जुड़ा हुआ बिहार सरकार का जो भी नया और इम्पोर्टेंट जो भी पहल है उसको ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं। इसका आयोजन कब हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन बिहार में हुआ है और तारीख क्या था, तो 4 मई को, ठीक है। 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। आए नहीं थे, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किए थे और ये इसका 7वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। 4 मई को उद्घाटन हुआ मोदी जी के द्वारा वर्चुअल रूप से और इसका ये 7वां संस्करण था। मेजबान बिहार कर रहा था और ये 4 से 15 मई तक चला था, ठीक है। लेकिन इसके 3 खेल थे, जो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, इसका आयोजन नई दिल्ली में कराया गया, ठीक है। तो 3 खेल कौन कौन से, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। अब बिहार में जो बाकी खेल का आयोजन किया गया उसके लिए बिहार के 5 जिलों को चुना गया था, ठीक है। कौन कौन से जिले थे बताइए? पटना, बेगूसराय, भागलपुर, गया और नवादा। नवादा नहीं, नालंदा ना, राजगीर कहाँ है? हाँ, नालंदा, सॉरी। ठीक है, तो ये 5 जिलों का नाम आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आपको अलग अलग जिले का नाम दे दे और कह दे कि इन सब में से कौन सा था जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन नहीं हुआ है। तो ये 5 नाम अगर आपको याद रहेगा तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला मतलब इसमें आगे क्या है, इसमें कुल 27 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, ठीक है। और इसका आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया जाता है, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या था, खेल के रंग बिहार के संग। शुभंकर याद रखिएगा, गज सिंह इसका शुभंकर है। गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, और इन दोनों का संयोजन था गज सिंह, ठीक है। इसका उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था, ठीक है। और काफी बढ़िया इसका शुरुआत हुआ था, है ना। इसका बहुत सारा फोटो रील्स वगैरह वायरल हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र टोटल 58 स्वर्ण, 47 रजत के साथ 158 पदक जीता है। पहले नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। तो ये हमारा खेलो इंडिया। जी क्या बोल रही मैम? 18वें नंबर पे बिहार था। 18 नंबर पे, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 मई 2025 को इसका शुरुआत होता है। कहाँ पे होता है, तो पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उद्घाटन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से। ये इसका 7वां संस्करण था, ठीक है। मेजबानी बिहार कर रहा है। 4 से 15 मई के बीच इसका आयोजन हुआ है। 3 खेल जिम्नास्ट, शूटिंग और साइकिलिंग जो है ये नई दिल्ली में आयोजन कराया गया इसका, ठीक है। और बाकी सारे खेल बिहार में हुए थे, बिहार के भी 5 जिलों में, ठीक है। 27 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। टैगलाइन क्या था, खेल के रंग बिहार के संग। शुभंकर था गज सिंह, ठीक है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर राजस्थान और अभी मैम ने बताया 18 नंबर पर बिहार। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपक टकरा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका आयोजन भी बिहार में हुआ है, ठीक है। तो आयोजन कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम, कंकरबाग, पटना में। खेल का नाम याद रखिएगा, सेपक टकरा नाम है। अब देखिए ये खेल क्या, इस तरह समझिए, एक वॉलीबॉल का गेम होता है ना जो हम लोग हाथ से खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेपक टकरा है ना वो एक ऐसा खेल है, वॉलीबॉल जैसा ही है लेकिन इसको हम लोग पैरों से खेलते हैं, ठीक है। यही है सेपक टकरा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, बिहार में, ठीक है। और भारतीय पुरुष रेगू टीम जो है इसमें फाइनल जीती है जापान को हराकर, तो इसलिए भी ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। अब देखिए इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन, अभी इस पे हम लोगों ने बात भी किया था, 11वें अध्यक्ष थे। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं। ये बताइए स्पेडेक्स मिशन जो गया था अंतरिक्ष में, वो इसरो के कौन से यान से गया था? वो C60, ठीक है, ओके। अब ये बताइए एक जो था जिससे एक और मिशन गया था, ठीक है, नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ,
अभी हम लोगों ने देखा था। मिशन थे, एक फेल हो गया था और एक अर्थ ये हाँ। फेल हो गया था। तो ये वाला जो फेल हो गया था। बिल्कुल नहीं 100वां तो सक्सेसफुल था, वो तो 100वां सक्सेस हुआ था, ठीक है 100वां बिल्कुल है ना, 100वां सक्सेस हुआ था, उसके बाद वाला फेल हुआ था। C61 वाला PSLV C61 अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट वो फेल हो गया था। बिल्कुल, तो देखिए ये NVS है, नेविगेशन सैटेलाइट, वो जो है 100वां अंतरिक्ष मिशन था और वो सफल रहा था। वही IRNS का जो था ना, उसका 7 सैटेलाइट में से प्रतिस्थापन वाला सैटेलाइट था ये। बिल्कुल है ना, उसका दूसरा सैटेलाइट था। और ये नाविक सिस्टम होता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस, उसका ये दूसरे पीढ़ी का दूसरा उपग्रह था और ये सफल रहा था। मैं इसकी बात कर रहा था PSLV C61 की, ये असफल रहा था और ये था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। ठीक है, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन बने थे नए, नाम क्या था इनका? नारायणन। बिल्कुल, वी नारायणन। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, ये चौथे क्रम की महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। सबसे पहले वहां पे सुषमा स्वराज बनी थी, फिर शीला दीक्षित, उसके बाद आतिशी मारलेना पहले बनी थी सर। ओके, ठीक है, हाँ 2 बार बनी है शीला दीक्षित। ठीक है, तो बस ये 4 नाम मैं बता रहा था, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेना और अभी रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता के साथ इनका जो है ना किस सीट से जीती हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है जो 17वीं BPSC हुई थी उसमें याद होगा आप लोगों को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो मांझी जी हैं वो किस सीट से जीते थे ये पूछा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रेखा गुप्ता जो है वो कहाँ से जीती हैं, तो ये शालीमार बाग से जीती हैं। ठीक है, शालीमार बाग से, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, शालीमार बाग। चलिए अगला है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर चुका है। ठीक है, बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए सेबी के 11वें अध्यक्ष, तो 11वें अध्यक्ष से पहले हम लोग 10वें के बारे में बात करते हैं। बताइए कौन थी? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच थी और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब इनको बदल दिया गया और अभी हाल में तुहिन कांत पांडे जो हैं, ठीक है, वो बने हैं सेबी के अध्यक्ष। ठीक है, और ये 11वें क्रम के हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी बताइए कब से उसमें आया? 1988। 88 में जो है ना ये अधिनियम पास हुआ था, 92 से जो है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 92 से ये लागू हुआ है। अच्छा ये नाबार्ड का बताइए, तो नाबार्ड कब से शुरू हुआ? नाबार्ड 12 जुलाई 1982। क्या 82 बोल रहे हैं ना? हाँ 82। 12 जुलाई 1982। 82, हाँ उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता था। ओके। अब देखिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। पहले ये बताइए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। अब देखिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। ठीक है, और अगस्त 2027 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 51वां भी याद रखिएगा, संजीव खन्ना है ना, 52वां के साथ 51वां भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अजय कुमार पहले पूर्व रक्षा सचिव हुआ करते थे, अब इनको UPSC का नया अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अब हमको ये बताइए अभी वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव मिस्त्री। हाँ विक्रम मिस्त्री, बहुत अच्छा। हाँ। विक्रम मिस्त्री है ना। देखिए इनको पूछा जा सकता है, इनका नाम क्यों पूछा जा सकता है? अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो जो मीडिया ब्रीफिंग होती थी ना वो यही देने आते थे, विक्रम मिस्त्री। ठीक है, इनके साथ 2 और मैम आती थी है ना, सेना की अध्यक्ष थी, बताइए उनका नाम क्या था? एक तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। ठीक है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और ये बिल्कुल है ना। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का पूछा जा सकता है। इसके अलावा विक्रम मिस्त्री का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं RBI के 26वें गवर्नर। तो 25वें गवर्नर कौन थे बताइए? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये 6 साल तक जो रहे थे। शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल थे। ठीक है, उर्जित पटेल के बाद शक्तिकांत दास बने थे 25वें क्रम के, और 26वें क्रम के बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा इससे पहले IAS अधिकारी थे, अभी उनको RBI का गवर्नर बना दिया गया। अच्छा ये बताइए जो 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वर्तमान में उनको किस पोस्ट पे ट्रांसफर किया गया है?
नीति आयोग में ट्रांसफर हुआ है। नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, सेकंड सलाहकार प्रधानमंत्री के बने हैं, ठीक है, ये याद सर जो रखिएगा। वो 2014 या 15 बैच की जो थी उनकी पर्सनल बनी थी वो वही है, उनका क्या हाँ, नाम एक है? तो देखिए, एक तो वो भी है ना, लेकिन मैंने अभी बताया ना ये दूसरे सलाहकार हैं, उनका नाम एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा है, ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी ऊपर है वो सब नियुक्तियां दी गई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आरबीआई का 26वां गवर्नर देखा, ठीक है। चलिए ये बताए, तो एक एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसमें 6 सदस्य, हाँ, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, 6 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है। और अच्छा, एमपीसी जो है वो कितने दिनों पे मीटिंग करता है, या साल में कितना मीटिंग करना होता है इसको? 6 बार। एक्चुअली 2 बार 2 महीने पे उनको बैठना होता है। बिल्कुल, 2 महीने पर जो उनको बैठना है, और साल में 6 बार उनको मिलना होता है, ठीक है। मुझसे मतलब वो बैठ तो 1 महीने पहले भी जाते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 2 महीने पे तो बैठना ही बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, और क्या क्या इनके द्वारा किया जाता है, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब जो है ना, आपको डाटा अगर नहीं भी याद है तो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो वो है ना, क्या कहते हैं, इसका एप्लीकेशन है, ये कब बढ़ाया जाएगा, कब घटाया जाएगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रिलैक्स्ड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी क्या होता है, तो ये सब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होता है वो इकोनॉमी के किन किन चीजों को देख कर लिया जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनने की संभावना होती है, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो बताइए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन से क्रम के हैं? 47th है, ठीक है। और इसके साथ जो है, अच्छा, इन्होंने कब, मतलब शपथ कब लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, किस तारीख को? अच्छा फिक्स होता है क्या? 20 जनवरी को, ठीक है, 20 जनवरी को होता है डेट इनका। जी मैं वही बता रहा हूँ कि 20 जनवरी को जो है ये शपथ लेते हैं, ठीक है। चुनाव पहले ही हो जाता है, लेकिन शपथ कब लेते हैं? ये 20 जनवरी को, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए हैं। बताइए कौन है वाइस प्रेसिडेंट अभी? जेडी वेंस। ठीक है, और उनकी पत्नी का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो भारतीय, जी, उषा वेंस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। जेडी वेंस जो है वो 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें क्रम के हैं। अगर आप लोगों को ठीक ठीक याद होगा तो 67th बीपीएससी जो है, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप कैवें राष्ट्रपति हैं ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद, जी, क्रम पूछा था। तो इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट, इसको अभी हम लोग स्किप करेंगे। क्यों स्किप कर रहे हैं? क्योंकि इसको जब हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे तो उसके साथ मैप के सहारे इसको पढ़ेंगे, नेशनल और बिहार साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। पद्मा पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार से पहले जो 2024 में भारत रत्न दिया गया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पता है कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था? 5 लोगों को, वो एक्सेप्शनल 2 बार है सर। ठीक है, देखिए, एक तो कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है, उनको 49वें क्रम का मिला था। फिर मिला था जो कृषि वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन को। फिर मिला था किनको? 2 पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक तो पीवी नरसिम्हा राव थे और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और एक मिला था लालकृष्ण आडवाणी को, ठीक है। ये 5 लोगों को मिला था। इसमें से जो ठाकुर जी हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा सकता है हम लोगों को, ठीक है। वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बताइए कब कब रहे थे? 70 और 77 में, ठीक है। मुंगेरी लाल आयोग का जो रिपोर्ट था उसकी अनुशंसा पे इन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया था, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी की अनिवार्यता इन्होंने खत्म की थी। तो देखिए, पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री है। इसमें से 7 पद्म भूषण और 19 पद्म भूषण है। इसको हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से मिलान करने वाला सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसको। एक चीज और याद रखिएगा कि 23 महिलाओं को दिया गया था, 10 एनआरआई लोगों को दिया गया और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। 7 पद्म विभूषण किनको किनको मिला है वो देखिए। इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक बिहार की है शारदा सिन्हा, ठीक है।
तो इनका नाम पहले याद रखिएगा, शारदा सिन्हा। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं सुशील कुमार मोदी, इनको पद्म भूषण दिया गया है, ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 2 बिहार के अन्य व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। बताइए कौन कौन है। वो जो तो देव महावीर मंदिर ट्रस्ट के थे, क्या नाम था उनका, कुणाल किशोर। हाँ, कुणाल किशोर दिया गया था उनको, बिल्कुल है ना, कुणाल किशोर। और भीम एक सिंह और को भी दिया गया था, भीम सिंह। बिल्कुल, भीम सिंह बहुत अच्छा, वेरी गुड है ना, एक भीम सिंह को दिया गया था। तो ये बिहार से 4 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। एक को पद्म विभूषण दिया गया है, वो शारदा सिन्हा है। एक जो है उनको पद्म भूषण दिया गया है, वो है सुशील कुमार मोदी। और 2 व्यक्ति हैं जिनको पद्म श्री दिया गया है, एक है भीम सिंह और दूसरे हैं कुणाल किशोर, ठीक है। चलिए, एक महिला भी थी, निर्मला देवी। जी क्या बता रहे हैं। एक महिला को भी मिला है, निर्मला देवी को। निर्मला देवी को भी 5 लोगों को मिला है क्या, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। अच्छा चलिए, हम लोग ना एक बार मंत्रालय देख लेते हैं, बिहार से कितने व्यक्ति लोकसभा में हैं और वो मंत्री बने हैं, और फिर आज का क्लास लास्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक है खाद्य मंत्री, है ना, खाद्य संस्करण मंत्री। बताइए कौन है अभी। चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान। MSME मंत्रालय किनको मिला है बताइए। जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्रालय किनको मिला है। ये पंचायती राज गिरिराज सिंह को मिला है। नहीं, राजीव रंजन, ललन सिंह को मिला है। ललन सिंह है, उनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा है गिरिराज सिंह, उनको कौन सा मंत्रालय है। कपड़ा मंत्री। कपड़े वस्त्र मंत्रालय। ये तो कपड़ा मंत्री जो है, तो ये जो टेक्सटाइल डे है कब मनाया जाता है। टेक्सटाइल डे कब मनाते हैं, 7 अगस्त को, ठीक है। अरे हाँ, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, हस्तकरघा दिवस। उसी दिन हथकरघा दिवस है ना, वही टेक्सटाइल डे उसी दिन मनाते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं क्या कि 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं। नहीं है ना, ये इसको आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बंगाल विभाजन स्वदेशी बनाएगा। मूवमेंट। स्वदेशी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो बंगाल विभाजन के साथ जो स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है ना, उसी 7 तारीख से ही शुरू हुआ था। तो इसीलिए उसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2015 से जो है ये मनाया जा रहा है, ठीक है। आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कल जो है हम लोग आज जो करंट अफेयर्स देखे हैं उसको रिवाइज भी करेंगे, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग। आप लोगों को कुछ कहना है, कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हो। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू।